देर आर डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है. सो ये प्रेशर्स क्या है, क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ फिल्ट्रेट इन द बोमन्स कैप्सूल. इसको पहले मैं सेपरेटली आपको अलग से दिखाऊंगी, फिर हम लोग थियोरेटिकल समझ लेते हैं. फाइन. सो आप लोग बेटा ऑब्जर्व करो बेटा, लेट्स से ये हमारा है ग्लोमेरुलस और यहाँ से हमारा नीचे है बोमन्स कैप्सूल. हम चाहते हैं ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड में से वेस्ट जो है वो फिल्टर होके यहाँ बोमन्स कैप्सूल में आए. दिस इज बोमन्स कैप्सूल एंड दिस इज ग्लोमेरुलस. नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज ब्लड यहाँ से यहाँ कब आएगा, जब ब्लड का प्रेशर यहाँ ज़्यादा है. और ब्लड का यहाँ प्रेशर कब ज़्यादा होगा, जब ब्लड का वॉल्यूम यहाँ ज़्यादा है. सो इसीलिए एंट्री जो अफरेंट आर्टीरियोल है उसका डायमीटर बड़ा है और जो एग्जिट करने वाली इफरेंट आर्टीरियोल है उसका डायमीटर छोटा है. इस डायमीटर डिफरेंस की वजह से यहाँ ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है. सिंस ब्लड यहीं पे स्टेगनेंट रह रहा है, बिकॉज कंटिन्यूसली ब्लड आ रहा है बट जा बहुत कम रहा है. सो यहाँ ब्लड स्टैटिक के फॉर्म में है और यहाँ ब्लड स्टैटिकली यहीं रह रहा है और यहाँ प्रेशर बढ़ा रहा है जिसकी वजह से ब्लड का यहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है. दिस इज कॉल्ड एज glomerular hydrostatic pressure. That is pressure caused in blood due to difference in diameters of afferent and efferent arteriole. Approximately ये 60 mm Hg जितना होता है. Now interesting part is जब यहाँ से ब्लड फिल्टर होगा तो ब्लड के कुछ प्रोटीन्स, कुछ कोलॉइड्स यहाँ इकट्ठा होते जाएंगे जो इस प्रेशर को रिड्यूस करेंगे और ये ही प्रेशर अपोजिट में एक्सर्ट करेंगे. जस्ट एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मुझे चाय एक कप में छन्नी की मदद से फिल्टर आउट करनी है. सो इनिशियली चाय बहुत अच्छे से फिल्टर हो जाएगी बट कुछ टाइम के बाद यहाँ चाय के रेसिड्यूज जैसे जैसे छन्नी में इकट्ठा होते गए तो चाय का फिल्ट्रेशन भी तो स्लो होता है ना बेटा. क्यों स्लो होता है, बिकॉज यहाँ चाय के जो रेसिड्यूज है वो अपोजिट में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. प्रेशर जो अप्लाई किया है कोलॉइड ने, प्रोटीन्स ने, जो ब्लड में प्रेजेंट होंगे इसे कहते हैं हम ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज अप्रॉक्सीमेटली 30 mm Hg. नाउ इमेजिन बोमन्स कैप्सूल में ऑलरेडी जो फिल्ट्रेट आ चुका है, ये फिल्ट्रेट का अपना खुद का भी तो प्रेशर होगा कुछ तो. सो नया फिल्ट्रेट जो आ रहा है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फिल्ट्रेट है यहाँ पे वो अपोजिट में प्रेशर लोड करेगा. सो अगेन ये भी नेगेटिव प्रेशर दे रहा है. दिस इज कॉल्ड एज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिकॉज वो बोमन्स कैप्सूल में जो हाइड्रो है, जो फिल्ट्रेट है, जो स्टैटिकली प्रेजेंट है, स्टैटिक है, वहीं रह रहा है, उसने जो प्रेशर एक्सर्ट किया दैट वी कॉल्ड इट एज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. प्रेशर अप्लाइड बाय फिल्ट्रेट प्रेजेंट इन द कैप्सुलर स्पेस ऑफ बोमन्स कैप्सूल एंड ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसे हम अप्रॉक्स 20 mm Hg होता है ये. सो ओवरऑल नेट प्रेशर कितना लगा, नेट प्रेशर इज ग्लोमेरुलस से जो फिल्ट्रेट आया वो माइनस ब्लड के कोलॉइडल ने जो प्रेशर दिया एंड माइनस जो कैप्सुलर प्रेशर मिला. तो टोटल में से ये दो को जब हम माइनस करेंगे वो हमारा आएगा नेट प्रेशर या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर. दैट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. दैट इज 60 minus 30 plus 20 and approximately वो आ जाता है 10 mm Hg. So effective pressure is only 10 mm Hg. Here in the diagram also we can see यहाँ का जो static pressure है that is glomerular blood hydrostatic pressure. यहाँ कोलॉइड्स जो रह जाएंगे जो प्रेशर को अवॉइड करेंगे, अपोजिट में प्रेशर देंगे, वो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है. एंड यहाँ ऑलरेडी कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट होगा उसका जो प्रेशर लगता है वो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, जबकि यहाँ से जो प्रेशर में एक्चुअली जो फिल्ट्रेट बनेगा वो नेट प्रेशर होगा विच इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस ब्लड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. सो इफेक्टिव प्रेशर बहुत कम होता है. इसीलिए जो अप्रॉक्सीमेटली 1100 to 1200 ml ब्लड आ रहा था पर मिनट में किडनी के पास, बट इफेक्टिव GFR बनता है बस 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट पर मिनट. जस्ट बिकॉज ये प्रेशर ओवरऑल 60 नहीं ही लगता है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 ओनली.
प्लस ब्लड फिल्ट्रेट नहीं होता है, प्लाज्मा ही फिल्ट्रेट होता है। सो रीनल प्लाज्मा फ्लो तो अप्रॉक्सीमेटली और कम होना चाहिए, 700 ही होता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 18% ही होता है। सो वी नो दैट ब्लड में प्लाज्मा इज ओनली 55%। 1100 to 1200 तो ब्लड फिल्टर हो रहा था बेटा, उसमें से प्लाज्मा कितना फिल्टर होगा, हार्डली 600 to 700 ml। उसका भी 60 mm प्रेशर नहीं लग रहा है, 1/6 प्रेशर लग रहा है, दैट इज 10 mmHg। सो अप्रॉक्सीमेटली आ गया 125 ml per minute। दिस इज कॉल्ड एज GFR। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड एज GFR। पर मिनट है ये, पर डे कैलकुलेट करेंगे तो 180 लीटर्स पर डे हो जाएगा। एंड वी ऑल नो दैट पर डे इतना अगर हो रहा है तो बेटा हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। सो मेजॉरिटी पूरा का पूरा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कैलकुलेट करें 1.8 लीटर्स यूरिन पर डे हम ले रहे हैं, तो दैट इज 1% ऑफ दिस। सो 99% चीज़ें तो दोबारा रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है। बट ऑफकोर्स आर NCERT डू नॉट से 1.8 लीटर, आर NCERT सेज 1.5 लीटर जितना अप्रॉक्स यूरिन बनता है पर डे। सो ये सारा हम वेस्ट नहीं जाने दे सकते, वी नीड टू रीअब्जॉर्ब एवरीथिंग। सो नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट जो कि होगा रीअब्जॉर्प्शन। बट उसको समझने से पहले हम जो ये फिल्ट्रेट बना है फाइनली, ये फिल्ट्रेट का कॉम्पोजिशन क्या है, कैसे बना, ये समझ लेते हैं। सो ये फिल्ट्रेट जो बना है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ कोर्स फ्रॉम ब्लड। इट हैज कंपोजिशन सेम एज प्लाज्मा, बस उसमें बड़े बड़े प्रोटीन्स नहीं है। ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, इसके पास पानी होगा, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, हिपोरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ये सारी चीज़ें होंगी। सो फिल्ट्रेट विल हैव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टफ लाइक प्लाज्मा, only proteins would be absent। यूरिन फॉर्मेशन का कुछ ऑटो रेगुलेशन होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान ही। ये पार्ट का अभी के लिए आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, जब हम रास मैकेनिज्म समझेंगे तब ये हमें और अच्छे से समझ में आएगा। सो ये पार्ट को हम होल्ड पे रख रहे हैं, वी विल कम बैक टू दिस स्लाइड अगेन लेटर ऑन। So with this we are done with the first step of urine formation, that is glomerular filtration. Now we will move to the second step of urine formation, that is tubular reabsorption। 99% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब किया जाता है ट्यूब्यूल से, शायद वो एक्टिवली किया जाएगा या पैसिवली किया जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। डू यू रिमेंबर हम PCT और DCT के स्ट्रक्चर में देखे थे, उनके सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया था, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम था। नाउ दैट प्लेज अ मेजर रोल इन रीअब्जॉर्प्शन। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली कम होगा, तो वहाँ पैसिव रीअब्जॉर्प्शन का रोल आ जाएगा। रीअब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल्स करती है, PCT करता है, हेनलीज लूप करता है, DCT करता है, एंड कलेक्टिंग डक्ट भी करता है। बट कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन, इट इज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल नेफ्रॉन्स। PCT में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का हो जाता है, मेजरली न्यूट्रिएंट्स का भी हो जाता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, एक्टिवली ज़्यादा होगा ये। HCO3 माइनस का Na प्लस का एक्टिवली होगा, जबकि K प्लस Cl माइनस का पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। वाटर ऑस्मोसिस होता है और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पानी का PCT में ही होता है। हेनलीज लूप में मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है असेंडिंग लिम्ब का, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट असेंडिंग लिम्ब is permeable to salts but impermeable to water, जबकि डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू वाटर, सो यहाँ वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, जबकि असेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होगा। DCT में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल बिकॉज यहाँ हॉर्मोन्स का रोल आता है और हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं कंडीशन पे डिपेंडेंट। बॉडी में पानी कम है तो हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, बॉडी में पानी ज्यादा है तो हॉर्मोन्स रिलीज नहीं होंगे। एंड मेजर हॉर्मोन्स आर हियर अल्डोस्टेरॉन एंड ADH। सो पानी का एंड सॉल्ट का वो रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे, HCO3 माइनस का करवाएंगे। कलेक्टिंग डक्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, लिटिल यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम मेजरली लोअर पार्ट्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। अब इसी लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से अब इस फिल्ट्रेट को हम यूरिन कहना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप भी ऐसा ही है, ट्यूब्यूल्स ही परफॉर्म करती है, जिसे हम सिक्रीशन कहते हैं। सिक्रीशन इज एडिशन इनटू द नेफ्रॉन, वेयर इज रीअब्जॉर्प्शन वाज रिमूवल फ्रॉम द नेफ्रॉन एंड एडिंग इनटू द ब्लड वेसल्स अगेन।
द फिनोमिना ऑफ सिक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट बाय ट्यूबुलर सेल्स इनटू फिल्ट्रेट, इसे हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। पीसीटी जो है वो सिलेक्टिव सिक्रीशन करता है H+ NH3+ का, साथ ही साथ सिक्रीशन करता है वेस्ट का, जैसे हिपेरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, कुछ ड्रग्स है, कुछ पिगमेंट्स है, कुछ टॉक्सिन्स है। सो वी कैन सी मैक्सिमम सिक्रीशन पीसीटी में ही हो रहा है, जैसे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन भी पीसीटी में हो रहा था। हेनलीज लूप के लिटिल यूरिया का सिक्रीशन होता है लोअर पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में, ये क्यों होता है? वी विल अंडरस्टैंड दैट इन काउंटर करंट मैकेनिज्म। डीसीटी में सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है H+ का, अमोनियम आयंस का, K+ आयंस का। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज K+ का सिक्रीशन हो रहा है डीसीटी में, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था पीसीटी में। ये थोड़ा सा यूनिक पार्ट है, याद कर लो इसको। कलेक्टिंग डक्ट में सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है H+ एंड K+ आयोन्स का। एक्चुअली सिक्रीशन, ये स्टेप, इट इज द ओनली मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन सम ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ग्लोमेरुलाई नहीं होता है। वो यूरिन फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सिक्रीशन की मदद से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल डेजर्ट एम्फिबियंस, मराइन फिशेस इसी तरह से यूरिन फॉर्मेशन करती है। हमारे केस में यूरिन फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ 3 steps: filtration, reabsorption and secretion, whereas in case of desert amphibians and marine fishes, urine formation includes just 1 step, and that is secretion. Remember this part. So urine formation का ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, विल कोरिलेट विद एनसीईआरटीज पार्ट एंड समझ लेंगे। यहाँ ये फर्स्ट स्टेप में हो रहा था, फर्स्ट स्टेप दैट वाज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ऊपर की साइड पे एरो है, ये सारे रीअब्जॉर्प्शन है, एंड एरोज इनटू द टिब्यूल है, वो सारा सिक्रीशन है। सो हियर वी कैन सी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है पीसीटी में एंड मैक्सिमम सिक्रीशन भी हो रहा है पीसीटी में। डिसेंडिंग लिम्ब में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है पानी का, असेंडिंग लिम्ब में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है सोडियम का, लेकिन सिक्रीशन हो रहा है लिटिल यूरिया का। डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है NaCl, वाटर एंड HCO3- का, लेकिन सिक्रीशन हो रहा है K+ एंड H+ का। सो रीअब्जॉर्प्शन K+ का पीसीटी में, लेकिन K+ का सिक्रीशन डीसीटी में। ये यूनिक फीचर है, एज टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, रिमेंबर दिस। कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का एंड रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है लिटिल यूरिया का, बट वही लिटिल यूरिया का सिक्रीशन हो जाता है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में। ये क्यों होता है? वी विल अंडरस्टैंड दिस इन काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये कलर डिफरेंस में ये ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स दिखाया है, नीचे वाला पार्ट मेड्यूला दिखाया है। नाउ फ्रॉम हियर वी शुड अंडरस्टैंड दैट यूरिन कैसा बन रहा है, कौन से पार्ट में। सो हियर वी कैन सी NaCl जितना रीअब्जॉर्ब हो रहा है उतना ही वाटर हो रहा है। सो यहाँ फिल्ट्रेट जो होता है वो आइसोटोनिक होता है, बट जैसे जैसे नीचे जाएगा पानी बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा। सो यहाँ फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा सॉल्ट जा रहा है, सो वापस यहाँ हाइपोटोनिक हो जाएगा। डीसीटी तक आते आते सॉल्ट एंड पानी साथ में रीअब्जॉर्ब हो रहे, सो यहाँ वापस आइसोटोनिक हो जाता है। whereas collecting duct में majorly पानी, as we have seen earlier, large amount of water is reabsorbed in collecting duct. so यहाँ जैसे जैसे नीचे जाएंगे हाइपर और हाइपर और हाइपर एंड सबसे मैक्सिमम हाइपर लोअर पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से बनना स्टार्ट हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं फाइनली यूरिन। सो रिमेंबर टोनिसिटी, कौन से वाले पार्ट के नेफ्रॉन में कैसी टाइप की टोनिसिटी होगी। अगर लूप ऑफ हेनले में देखो तो डिसेंडिंग पार्ट में हाइपर है बट असेंडिंग में हाइपो है। अगर पूछा जाता है मैक्सिमम हाइपरटोनिक यूरिन कहाँ है, तो वो यहाँ लोअर पार्ट में होता है बेटा, मैक्सिमम हाइपर। बिकॉज यहाँ मैंने हाइपर लिख दिया है, बट डिसेंडिंग लिम्ब में जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे हाइपरटोनिसिटी बढ़ती जाएगी। सो मैक्सिमम हाइपरटोनिक सबसे नीचे होता है, एंड देन वापस असेंडिंग लिम्ब में जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे हाइपरटोनिसिटी कम होगी, तो इफेक्टिवली हाइपोटोनिसिटी बढ़ती जाएगी। सो रिमेंबर द क्वेश्चंस, विच पार्ट इज गेटिंग रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम वेयर, विच एलिमेंट इज गेटिंग सिक्रीटेड वेयर, एंड विच पार्ट is responsible for which type of tonicity. So urine formation finally हो गया है, लोअर पार्ट से यूरिन बन चुकी है। यूरिन हाइपरटोनिक होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 times कॉन्सेंट्रेटेड है कंपेयर टू द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म और इनिशियल प्लाज्मा फॉर्म्ड। पेल येलो कलर की यूरिन है ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। इसका एक ओडर भी होता है, एक स्मेल होती है यूरिन की,
अरोमेटिक स्मेल होती है यूरोडेल कंपाउंड की वजह से, बट यही स्मेल पंजेंट हो जाएगी अगर यूरिन को स्टेगनेंट रखा गया तो, क्योंकि वहां बैक्टीरियल एक्शन होगा, बैक्टीरिया यूरिया को ब्रेक डाउन करके अमोनिया में कर देगा एंड अमोनिया का पंजेंट सा स्मेल आता है। यूरिन स्लाइडली एसिडिक होती है, अप्रॉक्स pH 6 होता है, 1 to 1.5 लीटर्स पर डे यूरिन हम एक्सक्रीट करते हैं। कंपोजिशन में पानी मेजर पानी है, साथ में यूरिया, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीजें भी होंगी। यूरिया इसके अंदर 25 to 30 ग्राम पर डे होता है। दिस इज डेटा ऑफ एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दिस। विद दिस वी आर डन विथ यूरिन, नॉर्मल यूरिन। अब हम समझेंगे अब नॉर्मल यूरिन क्या होती है। सो नॉर्मल यूरिन के अलावा उसमें कुछ भी और एड ऑन हुआ तो वो अब नॉर्मल यूरिन कहलाएगी। अगर ग्लूकोज है यूरिन में एक्सेस, दैट इज ग्लूकोज यूरिया। डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन शो करता है ये, क्योंकि किडनी का थ्रेशोल्ड 180 ग्राम पर लीटर होता है, उससे अगर ज्यादा शुगर हुआ तो वो सारा का सारा किडनीज गिव अप कर देगा और वो यूरिन में दिखेगा। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ग्लूकोज यूरिया। कीटोन यूरिया इज कीटोन बॉडीज फॉर्म्ड इन यूरिन, जो फास्टिंग के दौरान ज्यादा बनता है। हिमैट्यूरिया इज यूरिया बढ़ गया है ब्लड में। हीमोयूरिया इज हीमोग्लोबिन बढ़ चुका है यूरिन में। एल्केप्टोन यूरिया इज जेनेटिक डिसऑर्डर। एल्केप्टोन नाम का एक कंपाउंड है जो यूरिन में पाया जाता है अबनॉर्मल यूरिन में, इसको ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। पायरिया इज पस सेल्स दिखते हैं यूरिन में। प्रोटीन यूरिया इज प्रोटीन्स दिखते हैं यूरिन में। अल्बुमिनुरिया इज अल्ब्यूमिन प्रोटीन दिखेगा स्पेसिफिकली यूरिन में। जॉन्डिस में बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स दिखते हैं यूरिन में। क्रिएटिनिन ज्यादा दिखेगा यूरिन में अगर हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन है या स्टार्विंग कंडीशंस होती है तो। डायूरेटिक्स ऐसे कंपाउंड्स है या ऐसे मेडिकेशंस है जो अमाउंट ऑफ वाटर एक्सपेल्ड एज यूरिन बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करवाते हैं। सो बेसिकली डायूरेटिक्स कॉजेस डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब एक्सेस यूरिनेशन। टी, कॉफी एंड अल्कोहल आर नेचुरल डायूरेटिक्स, इससे ज्यादा यूरिनेशन होता है, बट कुछ मेडिकेशंस के फॉर्म में भी हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है बच्चों को, और वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। अभी काउंटर करंट मैकेनिज्म है क्या? सो इट इज डन बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स एंड काउंटर करंट एक्सचेंजर्स। अब बेटा ये जो डायग्राम है वो मैंने एनसीईआरटी का इंसर्ट किया है, इसको पहले अच्छे से समझ लो। ये वाला हमारा हेनलेज लूप है, ये यू शेप्ड, और ये यू शेप्ड हमारा वासा रेक्टा है, जो कि एक फाइन ब्रांच है पेरिटिबुलर कैपिलरी का, जो एक्सटेंड करता है मेड्यूलरी रीजन में। अब ऑब्जर्व करो, लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब में ऐसे नीचे जाएगा एंड असेंडिंग लिम्ब में ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। सो विद इन लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनले द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, और इसी अपोजिट डायरेक्शन को हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। वेयर इज वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो, ये उसका डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ ब्लड इस तरह से नीचे जाएगा, जबकि ये उसका असेंडिंग लिम्ब है तो ब्लड इस तरह से ऊपर जाएगा। Within limbs of vasa recta also the blood flow is in opposite direction, तो ये भी एक काउंटर करंट मैकेनिज्म बन गया। Whereas ascending limb of loop of Henle and descending limb of vasa recta are in close proximity, so उनमें भी तो फिल्ट्रेट का फ्लो अपोजिट हो गया ना। सो ऐसे 3 प्रकार के काउंटर करंट मैकेनिज्म्स तैयार होते हैं। सो काउंटर करंट मल्टीप्लायर्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, जबकि एक्सचेंजर्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है। एंड ओवरऑल काउंटर करंट मैकेनिज्म इज ब्लड फ्लो एंड द फिल्ट्रेट आर ऑल्सो इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब इसी का डायग्राम हम लोग यहाँ एनसीईआरटी का थोड़ा सा डिटेल में और देख लेंगे। इस तरह से आप देख पा रहे हो कि यहाँ ये है हमारा हेनलीज लूप का डिसेंडिंग लिम्ब, और ये हेनलीज लूप का ऊपर जाने वाला असेंडिंग लिम्ब। ये वाला वासा रेक्टा का है डिसेंडिंग लिम्ब एंड वासा रेक्टा का ये वाला है ascending limb, and descending limb of vasa recta is in close proximity with ascending limb of loop of Henle, and ascending limb of vasa recta is in close proximity with the descending limb of loop of Henle। इस तरह से काउंटर करंट मैकेनिज्म तैयार होता है। अब बेटा पहले तो सबसे पहले ये मतलब समझ लो, काउंटर करंट का मतलब होता है अपोजिट में फ्लो। क्यों अपोजिट चाहिए? सेम डायरेक्शन में क्यों फ्लो नहीं है?
सेम डायरेक्शन में फ्लो होता तो उसको हम कॉन करंट कहते हैं, कॉन करंट मैकेनिज्म. बट वी डू नॉट हैव कॉन करंट मैकेनिज्म, वी हैव काउंटर करंट मैकेनिज्म. व्हाई सो? तो इसको हम समझते हैं ऐसा क्यों. यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर में दो ट्रेन्स दिखाई है. ये ऊपर वाली ब्लू ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, नीचे वाली रेड ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में जा रही है. ये ट्रेन की पटरी है, दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है. सो इसको हम कौन करंट कहेंगे. अब इसको समझ लो, ऊपर वाली ट्रेन मतलब यूरिन मतलब फिल्ट्रेट कैरी करने वाली, नीचे वाली ब्लड मतलब वासा रेक्टा है ये. सो हम ऑब्जर्व करेंगे कि कंपार्टमेंट 1 ऑफ ब्लू ट्रेन हैज़ 100 पैसेंजर्स, whereas कंपार्टमेंट 1 ऑफ रेड ट्रेन हैज़ जस्ट 20 पैसेंजर्स. तो जब ट्रेन आगे आगे जाती है, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट कम्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी. जैसे ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आए, पैसेंजर ऑफ ब्लू ट्रेन ऑब्जर्व्ड कि हम कितने गच्चो गच्च बैठे हैं, जबकि सामने वाले कंपार्टमेंट में कितने आराम से लोग बैठे हैं. क्यों ना हम थोड़े लोग सामने वाली ट्रेन में चले जाए, सो दैट हमें अच्छे से कंफर्टेबली बैठने को मिलेगा. एंड सेम थिंग दैट डज. सो इस तरह से वी कैन सी कुछ पैसेंजर्स यहाँ आ गए हैं, ट्रेन आगे और बढ़ती है. देन सेकेंड कंपार्टमेंट कम्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी. सेम चीज सेकेंड कंपार्टमेंट में सोची जाती है कि क्यों ना थोड़े से लोग हम रेड ट्रेन में आ जाए. एंड फर्स्ट कंपार्टमेंट के भी कुछ लोग आ जाते हैं यहाँ पे. सो नेक्स्ट एनिमेशन में आप देखो, यू कैन सी यहाँ के कुछ लोग यहाँ शिफ्ट होते हैं, यहाँ के कुछ लोग यहाँ शिफ्ट होते हैं. एंड दिस कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग लाइक दिस. सो आपने यहाँ बेटा ऑब्जर्व क्या किया है, ये देखो मैक्सिमम पैसेंजर्स कितने पास हो पाए जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ गया. जब तक 60 पैसेंजर नहीं हो गए, इक्विलिब्रियम नहीं आ गया, तब तक ये एक्सचेंज होता रहा. एक बार इक्विलिब्रियम आने के बाद पैसेंजर्स तो यही सोचेंगे ना कि सामने जाने का क्या फ़ायदा है, उतने ही लोग वहाँ पे भी है जितने यहाँ पे लोग हैं. सो बेटर है हम हमारी जगह पे बैठे रहते हैं, राइट. सो मैक्सिमम जो एक्सचेंज हो सकता है वो 50% हो सकता है. 50% जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है तब तक. बट काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है. नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग काउंटर करंट. काउंटर करंट मतलब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शंस में जाएंगी. इस तरह से ब्लू ट्रेन राइट साइड जा रही है जबकि रेड ट्रेन लेफ्ट साइड जा रही है. यहाँ पे भी सेम कहानी. जब ट्रेन की कंपार्टमेंट 1 दोनों के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे तब ब्लू ट्रेन वाले सोचेंगे लेट्स शिफ्ट टू द रेड ट्रेन, क्योंकि वहां पे जगह बहुत ज्यादा है. सो यहाँ देखो कुछ लोग शिफ्ट हो गए यहाँ पे. नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज कंपार्टमेंट 1 इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कंपार्टमेंट 2 विच हैज अगेन 100 पैसेंजर्स. नाउ आप लोग बस बेटा फोकस करना कंपार्टमेंट 1 ऑफ द रेड ट्रेन, ठीक है. सो यहाँ पे अब ऑब्जर्व करो, पैसेंजर्स और बढ़े. नाउ कंपार्टमेंट 1 इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द कंपार्टमेंट 3 ऑफ द ब्लू ट्रेन. यहाँ और पैसेंजर्स आएंगे. ऑलरेडी ऑब्जर्व करो बेटा, इक्विलिब्रियम आ चुका है. प्रीवियस वाले कंसेप्ट में हमने क्या देखा था, इक्विलिब्रियम आ गया अब एक्सचेंज नहीं होगा. बट यहाँ इक्विलिब्रियम आने के बाद भी नाउ कंपार्टमेंट 1 इज कॉन्टैक्ट विद द कंपार्टमेंट 4 जिसमें अगेन 100 पैसेंजर्स थे. सो नाउ अगेन कुछ पैसेंजर्स आएंगे. अगेन इक्विलिब्रियम आ चुका है, बट अगेन ये स्टोरी कंटिन्यू रहेगी. एंड ये मैक्सिमम 99% अबव भी होगा. %99 above भी होगा, just because now this first compartment will come in close proximity with the fifth compartment. तो अब 95 पैसेंजर हो जाएंगे. फिर फर्स्ट कंपार्टमेंट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद सिक्स्थ कंपार्टमेंट, तो 97.5 पैसेंजर्स हो जाएंगे एंड सो ऑन. ये 99% अबव भी जाएगा बेटा. इसका मतलब है यहाँ रीअब्जॉर्प्शन. कैन यू सी बेटा, ये यूरिन मैंने लिखा था विच मीन्स ये फिल्ट्रेट है, विच मीन्स ये वाला हमारा लूप ऑफ हेनले है, जबकि नीचे वाला हमारा वासा रेक्टा है. तो वासा रेक्टा मैक्सिमम चीजें फ्रॉम द फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब कब कर पाएगा, जब फ्लो अपोजिट है तब. एंड अपोजिट फ्लो को ही हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, राइट. सो आई होप सभी को अब ये क्लियर है
कि कौन करंट मैकेनिज्म क्यों नहीं है एंड काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों है. सो आप यहाँ ऑब्जर्व करो कंपार्टमेंट 1 में 95% ऑलरेडी आ चुका है. सो अब इसी को थोड़ा सा और डिटेल में हम अच्छे से समझेंगे. आई टेक कंपैरेटिवली फ्री स्लाइड जो हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म समझेंगे. ओके या सो दिस इज कंपैरेटिवली अ फ्री स्लाइड. यहाँ हम समझ लेंगे. ये जो मैं दिखा रही हूँ ब्लू में, आई एम शोइंग हियर लूप ऑफ हेनले. अब लूप ऑफ हेनले की हमें पता है ये डिसेंडिंग लिम्ब है विच इज परमेबल टू वाटर. ये असेंडिंग लिम्ब है विच इज परमेबल टू सॉल्ट्स. इसी के पैरेलली रन करता है हमारा वासा रेक्टा. मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए इसके बाजू में ही दिखाऊंगी. एनसीईआरटी में इसको साइड में दिखा दिया है, बट आई विल शो ओवर हियर. वासा रेक्टा का ये डिसेंडिंग लिम्ब है जबकि ये असेंडिंग लिम्ब है. वासा रेक्टा में ब्लड का फ्लो इस तरफ है और ये वाला फ्लो इस तरफ है, जबकि लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट का फ्लो यहाँ इस डायरेक्शन में तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में है. नाउ ये वाला पूरा ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स रीजन है, नीचे वाला पार्ट पूरा मेड्यूला रीजन है. नाउ वी ऑल नो दैट कॉर्टेक्स रीजन में ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर होता है. जैसे जैसे मेड्यूला में जाएंगे 600, 900 एंड वेरी इनर मेड्यूला में तो 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर. इस तरह से ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट तैयार हुआ है और ये ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ यू ऑब्जर्व 300 से 1200 4 गुना ग्रेडियंट ज़्यादा है. सिमिलरली यूरिन भी 4 गुना कॉन्सेंट्रेटेड बनती है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो ऑस्मोलैरिटी मेड्यूलरी ऑस्मोलैरिटी से बना है. तो ये बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कैसे बना? दिस इज अ बिगेस्ट क्वेश्चन. सो नाउ लिसन टू मी एक्सट्रीमली केयरफुली. वी ऑल नो दैट असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू सॉल्ट्स. तो यहाँ से सारे सॉल्ट्स ऐसे बाहर निकलते हैं. NaCl बाहर निकला. NaCl जैसे ही बाहर निकला वो एनवायरनमेंट पूरा सॉल्टी हो चुका है. दिस इज बीन शोन. ये एनवायरनमेंट मतलब सॉल्टी दिख रहा है हमें. एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एकदम सिंप्लिसिटी के फॉर्म में बताऊंगी. 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो. लेट्स से मैंने 1 लीटर पानी लिया है, उसमें 300 चम्मच सॉल्ट डाल दिया है. 600 मिली ऑस्मोल्स में मैंने सेम 1 ही लीटर पानी लिया है लेकिन उसमें 600 चम्मच सॉल्ट डाल दिया है. तो आप ही बताओ बेटा 300 चम्मच के कंपेयर में 600 चम्मच जिसमें मैंने सॉल्ट डाला है वो पानी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा ना. सो एज वी गो डाउन मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है या ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है. 900 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर का मतलब है आई एम एडिंग 900 स्पून्स ऑफ सॉल्ट इन सेम 1 लीटर ऑफ वाटर एंड 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर का मतलब है अप्रॉक्स आई एम एडिंग 1200 स्पून्स ऑफ सॉल्ट्स इन अगेन सेम 1 लीटर ऑफ वाटर. सो बाय दिस आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई इट सो दैट आपको समझ में आएगा कि नीचे नीचे जैसे जाएंगे सॉल्ट कंटेंट कितना बढ़ रहा है मेड्यूला में. तो मेड्यूला तो हमको पता है पिरामिड के शेप में प्रेजेंट है. अब ये सॉल्ट कैसे बढ़ा? तो इसी हेनलीज लूप के असेंडिंग लिम्ब ने सॉल्ट दिया. बट नाउ एज वी कैन सी लोअर पार्ट में सॉल्ट कम ज़्यादा है, अपर पार्ट में सॉल्ट कम है. दिस सॉल्ट कैन सिंपली गो अप, ऊपर जा सकता है डिफ्यूजन से. बट ऐसा नहीं जाता है बिकॉज सॉल्ट को उसी के बाजू में एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए फ्लूइड में जाना आसान लगा. एज वी जस्ट नाउ स्टडीड काउंटर करंट मैकेनिज्म कैन बी सो इफेक्टिव क्योंकि ऑपोजिट फ्लो में ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है. मोर देन 99% रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है. सो सॉल्ट सारा यहाँ चला जाता है. सो आप बताओगे मैम अब क्या फ़ायदा हुआ? लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब ने सॉल्ट तो बाहर निकाल दिया जिससे मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का सॉल्टी एनवायरनमेंट हो गया, लेकिन वो सॉल्ट तो वापस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में चला गया है. लेकिन बेटा डिसेंडिंग लिम्ब का वासा रेक्टा का सॉल्ट यहाँ आया, ये सॉल्टी ब्लड यहाँ आया. नाउ इफ यू रिमेंबर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर. सो यहाँ से जो पानी निकला
इस पानी के कारण इस ब्लड से सॉल्ट भी बाहर निकल जाता है, बिकॉज वी ऑल नो दैट पानी विल अट्रैक्ट सॉल्ट। सो ये सॉल्ट सारा बाहर आ गया। सो वासा रेक्टा ने किया क्या बेटा, डिसेंडिंग लिम्ब ने सॉल्ट लिया, असेंडिंग लिम्ब ने सॉल्ट छोड़ दिया। ये कंटिन्यूसली डायनामिक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक के बाद एक हो रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, साइमल्टेनियसली चल रहा है। एंड हमेशा ऐसा चलने में माइक्रो एनवायरमेंट क्रिएट होता है सॉल्टी एनवायरमेंट का ही। सो सॉल्ट बार बार निकाला जा रहा है इनटू द मेडुलर इंटरस्टिशियम बाय ascending limb of loop of Henle and by descending limb of vasa recta। सॉल्ट निकाला जा रहा है एंड सॉल्टी एनवायरमेंट क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा भी यहां से वी नो DCT होगा एंड देन कलेक्टिंग डक्ट होगा। सॉल्ट अगर कम पड़ रहा होगा तो लोअर पार्ट्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से लिटिल यूरिया भी आता है, जो कि सल्यूट ही है, जो कंट्रीब्यूट ही करेगा ऑस्मोलैरिटी बढ़ाने के लिए। और ये यूरिया वी नो इट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इट शुड गेट रिमूव्ड आउट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि लेट्स से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए 10 यूरिया चाहिए थे, 10 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। तो ये यूरिया आता रहेगा, माइक्रो एनवायरमेंट ऑफ सॉल्टी कंडीशंस क्रिएट करता रहेगा। बट अगर ये 15 हो गए तो 5 तो एक्स्ट्रा हो गए ना बेटा, हमें बहुत ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी भी नहीं चाहिए, हमें मेंटेन रखनी थी, उसके लिए 10 यूरिया इनफ थे। 5 जो है एक्स्ट्रा हो गए तो वो 5 डाले जाते हैं इनटू असेंडिंग लिम्ब। इसीलिए आप लोग ने एनसीईआरटी के डायग्राम में देखा होगा यूरिया रीअब्सॉर्ब हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट से, बट सिक्रीट हो रहा है असेंडिंग लिम्ब में। सो आई होप अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर पता चल गया होगा कि यूरिया क्यों यहां से रीअब्सॉर्ब हुआ एंड वापस क्यों सिक्रीट किया गया। सो एग्जाम्पल के तौर पे जितना ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए यूरिया चाहिए था उतना तो वो रीअब्सॉर्ब होता है, बट जो एक्सेस है वो सारा का सारा दोबारा सिक्रीट कर दिया जाता है। सो यहाँ से यूरिया वापस इस तरह से इस डायरेक्शन में से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इससे हमने क्या किया, हमने मेड्यूलरी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखी। कॉर्टेक्स से स्टार्ट होते होते 300 से 1200 तक का ग्रेडियंट मेंटेन रखा, जिसकी वजह से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन वाटर का हुआ। अगर आप ऑब्जर्व करो पूरा माइक्रो एनवायरमेंट सॉल्टी हो गया है, सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि यहां से बाहर अगर सॉल्टी कंडीशन है तो पानी पूरा का पूरा अट्रैक्ट होगा, पानी पूरा का पूरा लिया जा रहा है, जिसकी वजह से यूरिन हाइपरटोनिक बन रही है। आई होप काउंटर करंट मैकेनिज्म आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर है। एक बार दोबारा एनसीईआरटी से देख लो, ब्रेक ले लो 5 मिनट्स का, पूरा रिवाइज कर लो एंड देन कम बैक। So done everyone? Great. So let's move to the next topic, जो कि है ऑस्मोरेगुलेशन। अब ऑर्गेनिजम्स जो है वो 2 प्रकार के हैं, ऑस्मोरेगुलेटर्स एंड ऑस्मोकन्फर्मर्स। ऑस्मोरेगुलेटर्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रख सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जबकि ऑस्मोकन्फर्मर्स मतलब जो मेंटेन नहीं कर सकते अपना ऑस्मोलैरिटी, जैसे आउटसाइड होगा वैसे उनका भी हो जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑस्मोरेगुलेटर्स के वर्टिब्रेट्स से हैगफिश नहीं आती है उसमें, एंड ऑलमोस्ट ऑल फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स। ऑस्मोकन्फर्मर्स में हैगफिश आती है, बिकॉज यहाँ हम एक्सेप्शन लिखे तो वो डेफिनेटली ऑस्मोकन्फर्मर है। ऑल मराइन इनवर्टिब्रेट्स एंड सम फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स। मैंने यहाँ ऑलमोस्ट ऑल फ्रेश वाटर लिखा है, सो इट इज क्वाइट अंडरस्टूड कि कुछ फ्रेश वाटर बच गए होंगे तो वो ऑस्मोकन्फर्मर्स है, इसीलिए यहाँ सम लिखा है। एंड देन ऑल मराइन इनवर्टिब्रेट्स होंगे यहाँ। अब कैसे किया जाता है रेगुलेट ऑस्मो रेगुलेशन, हाउ इज इट परफॉर्म्ड? सो हम कंडीशंस इमेजिन करके चलेंगे। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरे बॉडी में ब्लड बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। मेरे बॉडी में ब्लड ज़्यादा है, इसका मतलब क्वाइट ऑब्वियस प्लाज्मा ज़्यादा है, प्लाज्मा ज़्यादा है मतलब वाटर ज़्यादा है। सो आई हैव लॉट ऑफ वाटर, आई एम वेरी हाइड्रेटेड। सो मेरा एम क्या होगा उस टाइम पे? टू मेक द यूरिन हाइपोटोनिक, बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा पानी है, मैं उसको अफोर्ड कर सकती हूँ बाहर निकालना। सो हाउ वुड आई डू दैट? सो अंडरस्टैंड दैट ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो GFR भी तो ज़्यादा होगा, बिकॉज ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो ग्लोमेरुलर प्रेशर ज़्यादा, ग्लोमेरुलर प्रेशर ज़्यादा तो GFR ज़्यादा।
GFR ज्यादा तो फिल्ट्रेट ज्यादा बनेगा, फिल्ट्रेट ज्यादा बनेगा तो यूरिन ज्यादा बनेगी, और यूरिन ज्यादा बनी तो विच मीन्स वो हाइपोटोनिक है, ब्लड वॉल्यूम नॉर्मलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या चीज हो सकती है, अगर GFR ज्यादा है तो नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है टू अल्डोस्टेरॉन एंड ADH। अल्डोस्टेरॉन एंड ADH कम बनेंगे, दिस इज व्हाट एरो इज शोइंग, दे विल प्रोड्यूस्ड लेस। एंड इनका वैसे रोल क्या था, इनका रोल रीअब्जॉर्प्शन था। अल्डोस्टेरॉन क्या करता है, इट इज अ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस बट सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसका फंक्शन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर था। ADH इज हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स और इसका फंक्शन भी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर था। अब रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस कम होगा, सो रीअब्जॉर्प्शन इज लेस, सो मोर यूरिन विल बी लॉस्ट इन द यूरिनेशन। सो अगेन एम कंप्लीट हो गया हमारा, यूरिन हाइपोटोनिक बन चुकी है। नेक्स्ट ANF दैट इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर भी रिलीज होगा, जो वर्क करता है अपोजिट टू RAS। वॉल ऑफ एट्रिया जो हार्ट की होती है ये ANF रिलीज करेगा जब भी इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर में, एंड फर्दर वो वासोडायलेशन करेगा जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये इनहिबिट करवाता है रीअब्जॉर्प्शन Na+ का बाय कलेक्टिंग डक्ट, एंड अल्डोस्टेरॉन का रिलीज भी रिड्यूस करवाता है फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड्स। साथ ही साथ ये Na+ का एक्सक्रीशन यूरिन के अंदर बढ़ाता है। सो ये सारी कंडीशंस तब थी जब हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा है और हमारा एम है यूरिन को हाइपोटोनिक बनाना। अब हम दूसरी कंडीशन इमेजिन कर रहे हैं, exact opposite condition, that is the second condition, when blood volume is less blood pressure is less। तो यह हम कंसिडर करके चल रहे कि हमारी बॉडी में पानी कम है, ब्लड वॉल्यूम मतलब प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब पानी, सो वी हैव लेस वाटर, लेस ब्लड, सो प्रेशर भी तो कम होगा। सो यहाँ हमारा एम क्या है, अगर पानी कम है ऑलरेडी तो हम यूरिन में और पानी लॉस नहीं अफोर्ड कर सकते, तो यूरिन कैसी बननी चाहिए, यूरिन हाइपरटोनिक बननी चाहिए। तो पहली चीज तो हम करेंगे वासो कंस्ट्रिक्शन करवा देंगे अफरेंट आर्टीरियोल का। जब अफरेंट आर्टीरियोल का वासो कंस्ट्रिक्शन होगा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा फीडबैक मैकेनिज्म होगा, GFR कम होता है क्योंकि ब्लड प्रेशर कम है तो GFR कम है। GFR कम है तो पॉजिटिव फीडबैक दिया जाएगा अल्डोस्टेरॉन एंड ADH को, एंड एज वी ऑलरेडी नो अल्डोस्टेरॉन एंड ADH रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाते हैं एंड सॉल्ट्स एंड वाटर करवाते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो पानी कंजर्व हो जाएगा हमारे ही बॉडी में। तीसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्टिवेशन ऑफ RAS। अब ये RAS क्या है, RAS स्टैंड्स फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये रेनिन क्या है, तो रेनिन जो है वो JGA अपरेटस बनाता है। नाउ व्हाट इज JGA, इसको जूम करके देख लो, कैन यू सी, यहाँ ये अफरेंट आर्टीरियोल है एंड देन ये अपना DCT है, यू कैन सी डिस्टल ट्यूब्यूल, दिस इज DCT का पार्ट। सो DCT एंड अफरेंट आर्टीरियोल के जंक्शन पर कुछ स्पेशल सेल्स बने हैं जिसको हम कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। कुछ मिजेंजियल सेल्स होते हैं, कुछ मैक्यूला डेंसा होते हैं, ये सब मिलके JGA बनाता है। JGA इज जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। उसमें इंपॉर्टेंट टाइप के सेल्स हैं जो बने हैं बाय सेल्यूलर मॉडिफिकेशंस ऑफ अफरेंट आर्टीरियोल एंड DCT के जंक्शन पर। JGA में JG सेल्स है एंड दिस JG सेल सिक्रीट्स रेनिन, एंड दिस रेनिन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट वर्क्स अपोजिट टू ANF। क्या एग्जैक्ट काम करता है इसको हम समझ लेते हैं इस डायग्राम से। सो ब्लड में ये ब्लड वेसल दिखाई गई है, इस ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ओजन लिखा है मतलब इनएक्टिव फॉर्म में है, एक प्रोटीन है जो लीवर ने बना के रखा था एंड वो ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट है। किडनीज को जब भी सिग्नल मिलेगा JGA एक्टिव हो जाएगा, JGA एक्टिव हो गया तो JG सेल्स एक्टिव होंगे, JG सेल्स रेनिन बनाएंगे, रेनिन ब्लड में डाला जाएगा। जैसे ही ब्लड में रेनिन आया वो कन्वर्ट कर सकता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में बाय द हेल्प ऑफ ACE, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो लंग सिक्रीट करते हैं। अब एंजियोटेंसिन 2 एड्रीनल ग्लैंड पे काम करता है और एड्रीनल ग्लैंड अल्डोस्टेरॉन बनाता है जो वापस ब्लड में ही आएगा। अब ये अल्डोस्टेरॉन किडनी के पास जाएगा काम करने, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर करवाएगा। एंड एंजियोटेंसिन 2 यू कैन सी कंस्ट्रिक्टर है, यहाँ ये ब्लड
वॉल्यूम इस तरह से दिख रहा था हमको, अब यहाँ देखो घट चुका है. सो इट इज अ कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ ऑल ब्लड वेसल्स, इट एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स. सो इस तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा एंड रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, जिससे यूरिन अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेटेड तैयार होगी. दिस इज कॉल्ड एज रास मैकेनिज्म. Thus, ADH, RAS and ANF provides an elaborate system of checks and balance to regulate the kidney functioning, to control body fluid osmolarity, salt concentration, blood pressure and blood volume. This is the extremely important part of this particular chapter. Make sure इसको दोबारा एक बार रिवाइज करो. Look back the slides again and then move ahead. Take 5 minutes, look back with all the slides and then move ahead. सो रेगुलेशन कैसे हो रहा है किडनी का? हाइपोथैलेमस रेगुलेट कर सकता है, जेजीए कर सकता है और हार्ट कर सकता है. हाइपोथैलेमस कैसे कर सकता है? एडीएच रिलीज करके. एडीएच या उसी का दूसरा नाम वासोप्रेसिन है, ये हाइपोथैलेमस बनाता है, बट स्टोर एंड रिलीज होता है फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. एडीएच रीअब्सॉर्ब करता है वाटर को फ्रॉम लेटर पार्ट्स ऑफ टिब्यूल्स, एंड रीअब्सॉर्प्शन अगर ज्यादा होगा तो डायूरेसिस कम होगा. डायूरेसिस मतलब एक्सेस यूरिनेशन. एडीएच का नाम वासोप्रेसिन है, उसका काम ही है वासो को प्रेस करना. वासो मतलब ब्लड वेसल, प्रेस मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट. सो इट ऑल्सो कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजेस बीपी एंड देयर बाय जीएफआर ऑल्सो. जेजीए हमको ऑलरेडी पता है. जेजीए तो रेनिन रिलीज करता है और हार्ट एएनएफ रिलीज करता है. ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ये एक्टिवेट होते हैं बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम. जब एक्सेस लॉस होता है फ्लूइड का फ्रॉम बॉडी, ये एक्टिवेट कर जाएंगे इस रिसेप्टर्स को, जिससे हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा एडीएच रिलीज करने के लिए. इस तरह से एडीएच रिलीज होता है. डायबिटीज इंसिपिडस ये कंडीशन है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच. एडीएच नहीं होगा तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो एक्सेस यूरिनेशन होगा इन पेशेंट्स में. एक्सेस यूरिनेशन आपने ऑब्जर्व किया होगा विथ एजिंग, कुछ लोगों में ऐसे 2-2 घंटों में कंटिन्यूसली उनको यूरिनेशन जाना पड़ता है, जस्ट बिकॉज बॉडी में रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं रहती, बिकॉज एडीएच होता ही नहीं है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस. अनलाइक डायबिटीज मेलाइटस. मेलाइटस में क्या होता है? शुगर कंटेंट दिखता है यूरिन में, बट दोनों में कॉमन सिम्टम क्या है? दोनों में एक्सेस यूरिनेशन दिखता है, दैट इज डायूरेसिस ऑब्जर्व्ड है दोनों में एज अ कॉमन सिम्टम. अ पर्सन यूरिनेट्स वेरी फ्रीक्वेंटली. इंटेंस थर्स्ट भी एक्सपीरियंस होता है. डायबिटीज का मतलब होता है ओवरफ्लो. इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस. मलाइटस का मतलब होता है हनी, मेल. मेल इज हनी, स्वीट. सो बिकॉज यूरिन में स्वीट टेस्ट करेगा जस्ट बिकॉज उसमें ग्लूकोज है, इसीलिए वैसा मलाइटस नाम दिया है. डायबिटीज मेलाइटस, मेल मीन्स हनी, इन विच इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड दिस इंसुलिन is secreted by endocrine part of pancreas. This causes large amount of blood sugar to be lost into the urine. Micturition क्या है ये फिनोमिना? सो वी आर अंडरस्टैंडिंग मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, जो कि न्यूरल मैकेनिज्म से कंट्रोल्ड है. सो न्यूरल मैकेनिज्म से जो कंट्रोल्ड है उसे हम रिफ्लेक्स कहते हैं, जबकि रिलीज ऑफ यूरिन को हम मिक्चुरेशन कहते हैं. जहां पे भी न्यूरल मैकेनिज्म शब्द आया उसका मतलब है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, बट मिक्चुरेशन मतलब पासिंग ऑफ यूरिन. सो जब भी यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाएगा, वो फिल होगा तो स्टिमुलेट होंगे स्ट्रेच रिसेप्टर्स, एज हियर वी कैन सी इन द डायग्राम. सो यहाँ जब भी यूरिन फिल हो रहा है, यहाँ पे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स सेंसरी देखो सिग्नल दे रहे हैं. स्ट्रेच रिसेप्टर्स जैसे ही एक्टिव हो गए, सेंसरी सिग्नल जाएगा सीएनएस के पास. सीएनएस से सिग्नल वापस आएगा रिटर्न में मोटार सिग्नल. 2 जगह सिग्नल दिए जा रहे हैं, इफ यू ऑब्जर्व बेटा. एक यहाँ मसल्स को, जो कि डेट्रोजार मसल्स है, टू कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा सिग्नल दिया जा रहा है इंटरनल स्फिंक्टर को टू रिलैक्स. ये दोनों स्मूथ मसल्स है, तो ये मोटार सिग्नल दोनों इनवॉलेंट्री होगा, जबकि देन एक फाइनल सिग्नल आएगा सोमैटिक मोटार से, ये वॉलेंट्री सिग्नल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर एज वी हैव ऑलरेडी सीन ये स्केलेटल मसल का बना है, एंड स्केलेटल मसल को वॉलेंट्री सिग्नल दिया जाएगा. सो यहाँ वॉलेंट्री सिग्नल दिया जाएगा, जबकि ये दोनों इनवॉलेंट्री सिग्नल्स थे, एंड फाइनली रिलीज ऑफ यूरिन हो जाएगी. सो क्विकली ये थ्योरी देख लेते हैं. जब भी स्ट्रेच रिसेप्टर स्ट्रेच होंगे, सिग्नल दिया जाएगा सीएनएस को,
CNS मोटा सिग्नल देगा डेट्रोजर मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को, जिससे ये यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा। साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन होता है यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स का, बट इसमें इंटरनल स्फिंक्टर का इनवॉलेंट्रीली होता है, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर का वॉलेंटरीली होता है। एंड फाइनली यूरिन विल बी रिलीज्ड आउटसाइड। सो यूरिन का रिलीज होना इज कॉल्ड एज मिक्ट्यूरेशन, बट ये पूरे रिफ्लेक्स जो न्यूरल मैकेनिज्म से कंट्रोल्ड है उसे हम मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। किडनीज के अलावा देयर आर फ्यू अदर ऑर्गन्स ऑल्सो जो टेक केयर करते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस को, जैसे लंग्स हो गए। लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट ये रिलीज करते हैं। साथ ही साथ पानी भी रिलीज होता है। वाटर लॉस्ट इन ह्यूमिड क्लाइमेट एंड लार्ज इन कोल्ड ड्राई क्लाइमेट्स, ये रिलीज होता है। लीवर भी एक्सक्रीशन में मदद करता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अ बॉडी। I am not specifying endocrine or exocrine, I am just saying largest gland. As we all know that liver is exocrine gland. Endocrine gland में largest gland is thyroid gland. ये मेन साइट माना जाता है एलिमिनेशन का ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स, डिग्रेडेड स्टेरॉयड हार्मोन्स, सम विटामिन्स एंड मेनी ड्रग्स ऑल्सो। स्किन में वी नो दैट स्किन हैज ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। सेबेशियस का दूसरा नाम ऑयल ग्लैंड है। ये एलिमिनेट करते सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रीशन। स्वेट जो होता है ये वाटरी फ्लूइड है, जिसमें NaCl होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया होगा, अमाइनो एसिड्स होंगे, लैक्टिक एसिड एंड ग्लूकोज होगा। जबकि सेबेशियस ग्लैंड में स्टीरॉल्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स होंगे, वैक्सेस रिलीज होगा सीबम के थ्रू। सो ये सारी चीजें भी हम एक्सक्रीट आउट करते हैं, बाहर निकालते। इवन सलाइवा हैज सम अमाउंट ऑफ यूरिया। इवन NCERT स्पेसिफाई करता है कि सलाइवा में भी कुछ हद तक नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकता है। सो अपार्ट फ्रॉम किडनीज, इवन दिस ऑर्गन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीशन। डिसऑर्डर्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या क्या है? रीनल कैलिक्यूलाई, डायग्राम में देख लो बेटा, यूरेटर्स में देखो इस तरह से कुछ ऑक्जेलेट्स, कुछ सॉल्ट्स इकट्ठा हो गए हैं, यूरिनरी ब्लैडर में है, यहाँ किडनीज में है। एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन होता है ये। स्टोन्स और इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स जो कि ऑक्जेलेट्स होते हैं, ये बन जाते हैं किडनीज में, यूरेटर्स में या यूरिनरी ब्लैडर में। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन होता है ग्लोमेरुलस का एंड नेफ्रॉन का ऑफ किडनी। इट इज ऑफन कॉल्ड एज ब्राइट्स डिजीज ऑल्सो। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, सो इट इज द अल्टीमेट मेथड इन करेक्शन ऑफ अक्यूट रीनल फेलियर्स। किसी का किडनी अगर फेल हो गया है तो उस केस में हमें किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। इस डायग्राम में देख लो, इस तरह से इन्फ्लेमेशन हो गया ग्लोमेरुलस का, जबकि इस डायग्राम में देखो ये हमारी इंसान की उसकी खुद की किडनी थी जो डिजीज्ड है, तो यहाँ उसको आर्टिफिशियल किडनी लगाई गई है, ट्रांसप्लांटेड किडनी अटैच की गई है। इन्यूलिन जो होता है ये फ्रुक्टोज का पॉलीमर एक कार्ब है वो। इट इज नाइदर फॉर्म्ड नॉर मेटाबोलाइज्ड बाय आवर बॉडी। हमारा बॉडी इसको ना बना सकता है, और अगर इसको हमने खा लिया तो उसको तोड़ भी नहीं सकता है, मेटाबोलाइज भी नहीं कर सकता है। हेंस इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट GFR। तो अगर हमने इसको खाया उसी कंडीशन में वो हमारे यूरिन से बाहर निकल जाना चाहिए सेम अमाउंट में, तो इससे हमको हमारा GFR इवैल्यूएट करना आसान हो जाता है। हीमोडायलिसिस भी किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन अगर नहीं पॉसिबल हुआ, किडनी ट्रांसप्लांटेशन में याद रख लो बेटा, सबसे पहला प्रेफरेंस सिबलिंग को दिया जाता है। सिबलिंग की किडनी मैच हुई तो वही ली जाएगी। दूसरा प्रेफरेंस पेरेंट्स को दिया जाता है। तीसरा प्रेफरेंस क्लोज ब्लड रिलेटिव को, एंड चौथा प्रेफरेंस अननोन डोनर को दिया जाता है। बट इन केस किडनी अगर मिली ही नहीं, तो जिनकी किडनी फेलियर है दे हैव अनदर ऑप्शन ऑफ हीमोडायलिसिस। इसमें करते क्या है, लेट्स से ये पेशेंट है, पेशेंट का एक कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड बाहर लिया जाता है। ये ब्लड जैसे ही बाहर आता है सबसे पहले तो इसको कूल डाउन किया जाता है। रीजन, हाई टेम्परेचर पे बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 डिग्री पे बैक्टीरिया खुद सर्वाइव नहीं करता है तो वो अटैक भी नहीं करेगा ब्लड को। अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमन टेंडेंसी या ब्लड की टेंडेंसी है, जैसे ही वो बॉडी के बाहर आएगा वो कोआगुलेशन कर देगा। सो बाहर आते ही ये कोआगुलेट ना हो इसलिए हम लोग एंटी कोआगुलेंट भी डालते हैं इसके अंदर, जैसे हेपारिन हो गया। एंड देन इसको इस डायलाइजिंग फ्लूइड में, डायलाइजिंग यूनिट में डाला जाता है। दिस डायलाइजिंग यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किडनी।
एज यू कैन सी कि इसको सेंटर से एक मेम्ब्रेन से सेपरेट किया है, 2 कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं और 2 कंपार्टमेंट्स में लेफ्ट साइड हमारा पेशेंट का ब्लड होगा, राइट साइड यहाँ पे डायलाइजिंग फ्लूइड होगा. डायलाइजिंग फ्लूइड विल बी एग्जैक्टली सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट. तो यहाँ से ये डायलाइजिंग यूनिट ऐसा सिंपल नहीं होता, ये भी कॉइल्ड होता है, इस तरह से होता है, कॉइलिंग, क्योंकि ज़्यादा कॉइलिंग होता है सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा एक्सचेंज के लिए. सो इस पेशेंट के ब्लड में, प्लाज्मा में जो भी चीज़ें हैं वो सेम डायलाइजिंग यूनिट में है, प्लस इसके प्लाज्मा में नाइट्रोजनस वेस्ट एडिशनल पार्ट है. सो वी ऑल नो दैट रूल, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव होगा. इस पेशेंट के प्लाज्मा से नाइट्रोजनस वेस्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी नाइट्रोजनस वेस्ट. एंड देन वापस कन्वीनियंट वेन के थ्रू इस ब्लड को वापस अंदर डाला जाता है पेशेंट के अंदर by giving proper temperature, again back to normal temperature and back to anticoagulant डाल के, बिकॉज पहले हम लोगों ने एंटीकोआगुलेंट डाला था, वापस कोआगुलेंट डाल के हम लोग ऐड ऑन कर देंगे. एंड डायलाइजिंग फ्लूइड जैसे ही वेस्ट वाला हो जाएगा उसको बाहर कलेक्ट करते जाएंगे, बाहर इसको निकाला जाएगा गंदा वाला और फ्रेश वाला कंटिन्यूसली ऐड करते रहेंगे, इससे एक्सचेंज प्रॉपरली होगा. सो हियर ब्लड इज टेकन आउट फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी ऑफ द पेशेंट, cooled at 0 degrees Celsius mixed with anticoagulants such as heparin, and then it is pumped into dialyzing unit जिसको हम artificial kidney कहते हैं, and then it is warmed to body temperature and added antiheparin in blood and pumped back to the body by a convenient vein. So I hope everyone पूरा चैप्टर आपका क्लियर है. एक बार दोबारा अच्छे से कंप्लीटली रिवाइज करो. मैंने बीच में एक स्लाइड छोड़ दी थी अगर आपको याद है. अब हम सिंस रेगुलेशन अच्छे से समझ लिए हैं, वो एक स्लाइड भी हम अच्छे से समझ सकते हैं. क्विकली लेट्स गो थ्रू टू दैट स्लाइड. वंस वी आर डन विद दैट स्लाइड एंड देन वी आर डन विद द चैप्टर. I want everyone to quickly revise from entire NCERT and this notes again. I hope आप notes note down कर रहे हो सारे. Yeah, it is this slide which I had told we will take up later on. So auto regulation कैसे होता है glomerular filtration का. Now I hope आप सबको JGA clear है. JGA सेल्यूलर मॉडिफिकेशंस होते हैं अफरेंट आर्टेरियल एंड DCT के सेल्स जंक्शंस के बीच में. स्पेशल सेंसिटिव रीजन है फॉर्म बाय सेल्यूलर मॉडिफिकेशन इन DCT एंड अफरेंट आर्टेरियल. JG एक्टिव हो जाएगा जब GFR कम होगा एंड वो रेनिन रिलीज करेगा, रेनिन से रास एक्टिवेशन होगा. आई होप अब आपको ये सारी चीजें तो क्लियर है ऑलरेडी. न्यूरल कंट्रोल क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करेगा ब्लड वेसल्स किडनीज को, एंड जब ये एक्टिवेट होगा नर्व फाइबर्स ब्रिंग अबाउट द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ रीनल वेसल, एंड जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन होगा वी ऑल नो दैट देयर वुड बी डिक्रीज इन रीनल ब्लड फ्लो एज वेल एज GFR भी डिक्रीज हो जाएगा. मायोजेनिक रेगुलेशन क्या है? मायो का मतलब होता है मसल एंड जेनिक इज जनरेशन. सो जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा GFR होता है, बट स्ट्रेचिंग की वजह से, वैस्कुलर वॉल की वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा, और कैल्शियम इन्फ्लक्स बढ़ने से कॉन्ट्रैक्शंस भी बढ़ते हैं. कॉन्ट्रैक्शन वुड चेक ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द वॉल्स एंड रेजेस वैस्कुलर रेजिस्टेंस सो दैट रेट ऑफ ब्लड फ्लो एंड GFR इज ब्रॉट बैक टू द नॉर्मल. सो जो बढ़ा हुआ होगा उसको घटाएगा और घटाने की वजह से उसको नॉर्मलाइज कर देगा. सो आई होप एवरीवन द चैप्टर इज वेरी क्लियर. पूरा अच्छे से रिवाइज हो चुका है. डू आस्क मी डाउट्स. आई विल ट्राई टू क्लियर इट as soon as possible. Thank you everyone.